My dear student, I am starting remaining part of chapter 14 for class 7 in science. Name of chapter is इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट, अर्थात विद्युत धारा और इसके प्रभाव. इन वीडियो 2 वी स्टडी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों इसके दो प्रभाव होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पहला मान लें, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले हम सेकंड टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों जो पुराने समय में जो बल्ब जलते थे, यदि उनको देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, और इतनी हीट निकलती थी कि उनको टच कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था. ठीक है ना. तो वी शुड नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन. जब वो एक तरह से जल रहा होता है, ग्लोइंग करता रहता है, समझे नहीं, ग्लो करता रहता है बल्ब है, तो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए. क्यों भाई? क्योंकि इससे हीट प्रोड्यूस होती है. इट मे बी वेरी हॉट, ये बहुत गर्म हो सकता है. एंड आवर हैंड मे बी बर्नड बैडली, और हमारे हाथ बुरी तरह से जल सकते हैं. जितनी वाट का बल्ब होगा, जितने ज़्यादा वाट का बल्ब होगा, उससे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. यदि 100 वाट का है एक बल्ब जल रहा है, एक 500 वाट का बल्ब जल रहा है, तो 500 वाट के बल्ब से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. बच्चों समझे. लोग आप पहले एलईडी बल्ब, CFL ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते. क्यों? कि महंगे भी आते थे. बल्ब सस्ता आता है, 10 रुपये का आ गया, वो 100-150 रुपये के करीब आते थे एलईडी बल्ब. या शुरू में तो बहुत ही कॉस्टली थे बच्चों, 500-600 रुपये में एक एलईडी बल्ब आता था. आज भले ही सस्ते हो गए. तो जनरली इन्हीं को यूज़ किया जाता था. तो वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद द. दूसरी बात क्या है, एक तो हमें चलते बल्ब को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे हीट प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिसिटी चेंज इनटू द हीट इन दिस बल्ब. और दूसरा ये है बच्चों कि वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस. यदि बाहर से लाइन आ रही है, या और जनरेटर से हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, या इन्वर्टर से कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. समझे नहीं. तो लिखा है वी मे गॉट एन इलेक्ट्रिकल शॉक, विद्युत झटका लग सकता है, विच मे बी डेंजरस, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है. वी शुड ओनली यूज सेल फॉर द एक्टिविटीज़ सजेस्टेड हियर. जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं इस चैप्टर में, हमें जो विद्युत धारा है, करंट है, वो कभी भी जनरेटर से या बाहर की सप्लाई से या इन्वर्टर से नहीं लेना चाहिए. केवल जो रिमोट में जो सेल यूज़ करते हैं उनका यूज़ हम करते रहना चाहिए. ठीक है. अर्थात ड्राई सेल का इस्तेमाल करें. समझे. तो इस तरह से उनसे कोई नुकसान नहीं होगा. कई बार लोग सोच लेते हैं कि भाई इन्वर्टर की लाइट क्या इतनी शक्तिशाली होगी, या जनरेटर की इतनी. कई लोग इससे मर चुके हैं, समझे, उनकी डेथ हो गई है. इतना एक तरह से डेंजरस होती है इनकी. भले ही इनसे एक तरह से डीसी बनती हो, लेकिन फिर इनसे भी कई डेथ हो चुकी हैं, और इसलिए ये भी बहुत ख़तरनाक है. तो हमें जनरेटर से या इन्वर्टर से या सप्लाई से हमें हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. तो ये सुझाव रहे. ठीक है. दूसरा एक हम ये देखते हैं कि भाई एक एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं कि एक ग्लोइंग बल्ब ले लीजिए. ये इस बल्ब को यदि हम एक तरह से ऑन कर दें सर्किट से ग्लो कराएं, तो ग्लो कराने से पहले यदि हम इसको टच करें तो हमें कोल्ड फील होगा. जब यदि ये ग्लोइंग कर रहा है ऑन पोजीशन में, तो जब तक टच करें तो हमें इससे हीट प्रोड्यूस होगी. तो ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि भाई ग्लोइंग बल्ब से हीट प्रोड्यूस होती है. वो बात अलग है कि भाई जो एलईडी बल्ब हैं उनसे कम हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है. लेकिन जो पहले बल्ब थे हैं जिनमें एलिमेंट होता था, तो उनसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी बच्चों. तो एक्टिविटी 14.2 के रूप में भी इसे जाना जा सकता है. 14.3 एक्टिविटीज़ देखें बच्चों. इस एक्टिविटी में क्या एक सर्किट बनाया गया है.
आप जानते हैं ये स्विच है, ये जो सिंबल है काय का बताया था मैंने आपको, ये स्विच का बताया था बच्चों। ये किसका है? सेल का है, ठीक है। और यहाँ पर दो हमने नेल लिए हैं, अर्थात कील ली है, और इन नेल से लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर ले लिया। अब आप सोचेंगे कि नाइक्रोम वायर होता क्या है? बच्चों आपने हीटर देखा होगा जिसमें बिजली वगैरह से लोग कुकिंग पर्पस पर इसका यूज़ करते थे, जो जिसकी गूंज जो है, कॉइल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा रेड होकर के हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसे ही पुराने किसी हीटर से नाइक्रोम का तार ले लीजिए, ठीक है, और उस नाइक्रोम के तार को इन दोनों नेल से रैप कीजिए, जैसे मैंने रेड करके रैप कर रखा है। और फिर कुछ सेकंड के लिए इस को ऑन पोजीशन में लाइए, अर्थात इसको ऑन कर दीजिए। ये अभी ऑफ पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि मतलब पहले तो ऑफ पोजीशन में इसको टच करें, ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा सा ही। तो ऑफ पोजीशन में तो आपको कोल्ड फील होगा। जैसे ही कुछ सेकंड के लिए इसको आप ऑन करते हैं और जब टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वायर जो है वो हीट अप हो जाता है। तो ये क्या रहा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट रहा बच्चों। ये एक्टिविटी शो करेगी हमें कि भाई जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो वायर हीट अप हो सकता है, समझे नहीं? नाइक्रोम क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे रेजिस्टेंस क्या होती है, तो इसलिए ये हीट अप जल्दी होता है मुकाबले अनवायर के मुकाबले, इसलिए हमने नाइक्रोम वायर ही लिया। दूसरा ये है क्वेश्चन, एक तरह से सावधानी क्या रखनी चाहिए? वी शुड नॉट कीप द स्विच इन ऑन पोजीशन फॉर लॉन्गर टाइम। यदि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक हम इसका स्विच ऑन नहीं रखेंगे। भाई क्यों? अदरवाइज द सेल मे बी बिकम वीक वेरी क्विकली। जल्दी सेल जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनसे इलेक्ट्रिसिटी हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा देर तक हमें स्विच ऑन पोजीशन नहीं रखना चाहिए, कुछ सेकंड के लिए ही रखना चाहिए बच्चों। तो ये सावधानी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द वायर गेट हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस। ये एक डेफिनेशन बन जाती है बच्चों। द वायर गेट हॉट, एक तार गर्म हो जाता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब इससे कोई विद्युत धारा पास होती है। दिस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और यही हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट्स का। तो कई बार परिभाषा डेफिनेशन आ जाती है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स को डिफाइन कीजिए, तो ये लिखेंगे द वायर गेट हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट, वी माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है बच्चों, तो अब रूम हीटर लोगों ने लगा रखे हैं जो कमरे को गर्म कर देते हैं, समझे? तो इसे रूम हीटर, जो कमरे को गर्म करने वाला हीटर है उसे रूम हीटर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक हीटर्स वो होते हैं जिन पे हम सब्जियां, अपनी खाना पकाते हैं या दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूज़ फॉर कुकिंग। और एक इमर्सन रॉड होती है बच्चों, जो पानी, इमर्सन हीटर कह सकते हैं या रॉड कह सकते हैं, तो वो बच्चों पानी में डुबो देते हैं इसको। इमर्सन का मतलब पानी में डुबो देना, और ऐसा हीटर है वो पानी में डुबोकर पानी को गर्म कर देता है, यानी कि रॉड जो हैं वो पानी में डुबोई जाती हैं और उनको हीट अप कर देती हैं। हॉट प्लेट है इसी तरह से। आयरन माने प्रेस है, जिस पर आप कपड़ों से प्रेस करते हो। गीज़र भी इस तरह से फिट होता है टंकियों के आसपास और पानी को गर्म करता रहता है। इलेक्ट्रिक केटल, ऐसी केतली जिनमें आप चाय, दूध वगैरह कुछ रख करके बॉईल कर सकते हैं, समझे। हेयर ड्रायर है जो बाल सुखाने के काम आते हैं, ETC बहुत और सारी चीज़ हो सकती है। ऑल दीज कंटेन ए कॉइल ऑफ वायर, इन सभी में एक कॉइल होती है तार की, जो रेजिस्टेंस वाला तार होता है, समझे। दिस कॉइल ऑफ द वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, और इसी को हम एलिमेंट कह सकते हैं बच्चों। आपने देखा हो कि एलिमेंट, ज़रा यहाँ देखेंगे आप, ये बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर है, सभी घरों में पाया जाता है बच्चों, है। ये मेटल का भी बना होता है, कई बार सीमेंटेड भी होता है। तो यहाँ पर एक तरह से हीटर की प्लेट होती है जो चीनी मिट्टी की बनी होती है, उसमें कॉइल बनी हुई जो है,
कॉइल एलिमेंट की बनी हुई रख दी जाती है। जब हम इसको स्विच ऑन पोजीशन में लाते हैं तो इसकी जो कॉइल है यानी जो एलिमेंट है वो हीट अप होकर के रेड होना शुरू हो जाता है और इस हीट का उपयोग हम कुकिंग पर्पस के लिए कर लेते हैं। रही बात प्रेस, जिसको आयरन कहा जाता है बच्चों, इसमें भी यहाँ पर एलिमेंट होता है। जहाँ रेड रेड से मैंने दिखाया यहाँ एलिमेंट होता है। ये दोनों इसके टर्मिनल हैं बच्चों। तो जब भी इसको ऑन पोजीशन में किया जाता है तो ये जो एलिमेंट है इसका हीट अप हो जाता है और इस हीट का इस्तेमाल हम आयरन करने में कर लेते हैं, प्रेस करने में कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये रहा। और भी बहुत सारे एप्रेटस हो सकते हैं बच्चों, तो इन सब में जो है ये है। अब इसको एलिमेंट कहा जाता है, ये मैंने बता दिया आपको। वी मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड on after connecting to the electric supply, their element became red hot and gave out heat। जब भी इनको स्विच ऑन किया जाता है तो इनका एलिमेंट गर्म होकर के लाल हो जाता है और हीट देने लगता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट, अब ये बात है कि भाई हीट कितनी पैदा होगी, कि कम होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात क्या है, द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, यानी कि इसका एलिमेंट का मटेरियल क्या है, नाइक्रोम का बना हुआ है या कुछ दूसरी एलॉय का बना हुआ है, कितनी लंबाई, जितनी लंबाई ज़्यादा होगी एलिमेंट की उतनी उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होगी एलिमेंट की उतनी उससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों पर हीट का प्रोडक्शन डिपेंड करता है एलिमेंट पर। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच ए हाई टेम्परेचर। आपने देखा हो बल्ब का जो फिलामेंट है वो इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है दैट स्टार्ट ग्लोइंग, और ये चमकना शुरू हो जाता है। जैसे ये बल्ब है आप देख रहे हैं जनरली, तो इस बल्ब में बच्चों ये देख रहे हैं आप मेटेलिक कैप है ये, और ये ग्लास कंटेनर है, मैं पहले ही बताया था आपको, और ये दो वायर हैं और यहाँ पर एलिमेंट लगा हुआ है। तो ये एलिमेंट जब भी स्विच ऑन पोजीशन में आता है इतना ग्लो करने लगता है कि चमकने लगता है। समझे, यदि बल्ब की इस एलिमेंट को देखो तो आप बहुत ज़्यादा इससे लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, तो ये रहा। तो ये कह रहा कि ये बहुत ही द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड इन सच ए हाई टेम्परेचर दैट स्टार्ट ग्लोइंग, इतना मतलब इतना इसका हाई टेम्परेचर हो जाता है कि ये ग्लो करना शुरू कर देता है। इफ़ द लार्ज करंट, अब वो कह रहा है कि कई बार आपने देखा हो बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? फ्यूज़, समझे नहीं, ये बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं। करंट पासिस थ्रू द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट। ये जो एलिमेंट लगा हुआ था बल्ब में है, टंगस्टन धातु का होता है बच्चों, ये कभी पिघल जाता है, समझे नहीं। तो यानी कि एंड ब्रेक, और टूट जाता है, यानी फ्यूज हो जाता है बल्ब यदि इसमें बहुत ज़्यादा करंट पास कर दिया जाए एक लिमिट से ज़्यादा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज्ड फॉर लाइट बट इट आल्सो गिव हीट। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब की जो पहले यूज़ होते थे इनकी बुराई लिख रहा है ये, और कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज्ड फॉर लाइट बट इट आल्सो गिव हीट। बल्ब जो है वो लाइट तो देते थे लेकिन इनसे हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। कुछ लोग तो बल्ब गर्मी के समय में बल्बों को बंद करा लेते थे, स्विच ऑफ करा लेते, क्यों भाई हीट पैदा होगी, ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना बल्ब का ये एक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बल्ब रोशनी तो हो लेकिन हीट प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि वेस्टेज है ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी का, एंड द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से किसी बल्ब से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना, किसी बल्ब से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा वेस्ट करता है बच्चों। ठीक है, और टेम्परेचर भी बढ़ाता है हमारे सराउंडिंग्स का। तो अब हाँ, इधर देखेंगे ज़रा वेस्टेज। तो भाई क्या किया जाए इस प्रॉब्लम को कि भाई ये बल्ब ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, तो इसको कैसे इराडिकेशन किया जाए इस प्रॉब्लम का। दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट। समझे, एक ट्यूब लाइट होती हैं फ्लोरेसेंट, उनका यूज़ करके या एलईडी बल्ब का यूज़ करके
इन प्लेस ऑफ द बल्ब। बल्ब के स्थान पर आज हम एलईडी ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब यूज़ करने लगते हैं बच्चों। इससे पहले फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ करते थे, समझे। तो वो इतनी गर्म नहीं होती, समझे। वो लाइट भी खूब अच्छी देती हैं, वाइट लाइट देती हैं, और इतना हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती, अर्थात उनमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं जाती है बच्चों। फिर यहाँ आपने देखा CFL बोलते हैं, CFL, इसका फुल फॉर्म क्या है? C फॉर कॉम्पैक्ट, F फॉर फ्लोरोसेंट, L फॉर लैंप्स, समझे नहीं। तो CFLs का मतलब है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, समझे। यदि आपसे कोई फुल फॉर्म आ जाती है पेपरों में, समझे, MCQ के क्वेश्चन में आ सकती है भाई इसकी क्या फुल फॉर्म है, समझे। अच्छा, तो वी शुड लुक IS मार्क ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हमें एक इंडियन स्टैंडर्ड जो एक मापदंड है ISI, ये डंडा नहीं होता बच्चों, मैंने आपको दिखाई दे जाए ISS से लिखा जाता है उसलिए है, बस ISI लिखते हैं बस। वो ये स्टैंडर्ड मार्क होता है इंडियन ब्यूरो का, तो ये देख लेना चाहिए। इसका सेंस ये है बिफोर बाइंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी कि आप कोई भी विद्युत उपकरण खरीदते हैं तो उस पर IS मार्क देख लें, और IS मार्क यदि है उस पर तो ये इंश्योर हो जाएगा, यकीन हो जाएगा दैट अप्लायंस इज सेफ, कि वो सुरक्षित भी है, उससे कोई एक्सीडेंट भी नहीं होने वाला, एंड वेस्टेज ऑफ द एनर्जी इज़ मिनिमम, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ बहुत कम होगी, अर्थात उसमें जो है एनर्जी का वेस्ट भी कम से कम होगा। तो IS मार्क देख लेंगे, कहने का मतलब ये है। वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली, कुछ ऐसे तार होते हैं जो कुछ विशेष धातुओं के बनाए जाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और जल्दी ही पिघल जाते हैं, जैसे एक लिमिट पार से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी सर्किट से। क्विकली एंड ब्रेक व्हेन ए लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम, जब भी इन मटेरियल से ज़्यादा लिमिट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये मेल्ट कर जाते हैं। दीज वायर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, और यही तार हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ के रूप में यूज़ करते हैं, समझे। जो आप कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में नहीं है, बल्कि अलग से ये वायर परचेज़ किए जाते हैं मार्केट से, इलेक्ट्रिकल शॉप से, और ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ कहे जाते हैं। और ये एक तरह से भाई आप कितना लोड लेंगे उसके आधार पर ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होते हैं। बल्ब के लिए अलग हो गया, हीटर के लिए अलग हो गया है, जो भी आपके अलग अलग उपकरण हैं उनके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होते हैं। अब क्या है कि बात है कि कई बार आपने सुना होगा अखबार में शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोडिंग इन द सर्किट हो गया। ये क्या होता है शॉर्ट सर्किट? ज़रा देखें बच्चों, देखो मैं आपको समझाऊं। सपोज ये बल्ब है, आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले भी दिखाया था बेटा, और यदि इसका जो ये PVC है, इन पर जो प्लास्टिक चढ़ी हुई है, वो पुराने होकर के यदि टूट जाए या ख़राब हो जाए है, तो ये वायर हो सकता है आपस में टच हो जाए, यानी प्लस और माइनस जो टर्मिनल हैं आपस में मिल जाएं। ऐसी स्थिति में पूरे सर्किट का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, बहुत हीट बढ़ जाएगी और आग भी लग सकती है बच्चों। इसलिए अखबारों में कहीं दूसरी जगह हमें देखते हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, तो किसी वजह से दोनों तारों का आपस में मिल जाना शॉर्ट सर्किट है, अर्थात प्लस और माइनस टर्मिनल यदि किसी वजह से तार के मिल जाते हैं आपस में तो वो जो है शॉर्ट सर्किट हो। और होगा क्यों? क्योंकि कोई PVC लूज होना या ख़राब होना। सपोज ये ग्रीन वायर है, ये ब्लैक वायर है, ये इनकी PVC यहाँ से हट जाती है एक ही जगह से, तो ये दोनों आपस में टच हो सकते हैं और इससे जो होगा शॉर्ट सर्किट होगा, समझे नहीं। इस घटना को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। दूसरी होती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब जैसे ये कहा, ये आप देख रहे हैं कि जो डोरी है, ये जो वायर है, ये बहुत ही पतला है और इस पतले वायर पर यदि हम हीटर चलाना शुरू कर दें या गीज़र चलाना शुरू कर दें या बहुत सारे उपकरण डीसी चलाने लगें तो ओवरलोडिंग कहते हैं इसको, है। इसका सर्किट इतना लोड नहीं उठा सकता, या एक ही सॉकेट से बहुत सारे उपकरण चला लेना भी ओवरलोडिंग कहलाता है। इससे भी एक तरह से पूरे सर्किट में आग लगने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है।
तो इस घटना से बचने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो फ्यूज़ उसी के आधार बना जाते हैं कि आपने हीटर चलाना है या बल्ब का यूज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग फ्यूज़ निर्धारित किए जाते हैं। तो आप फिर देखें ज़रा यहाँ, देखिए दिस मे हैपन इफ़ द इंसुलिन माने तार की जो इंसुलेशन है, जो मैंने बताया था पीवीसी ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ, माने ख़राब हो जाती है ड्यू टू वियर एंड टीयर, यानी कि वो पुराने हो गए हैं या कुछ टूट फूट हो गई है। दिस में कॉज द शॉर्ट सर्किट, और इससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा। ओवरलोडिंग इन द सर्किट, ये क्या होता है, व्हेन मैनी डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट, एक ही सॉकेट से कई चीज़ें चला ली, हीटर भी चला लिया है जी, बल्ब भी चला लिए, फ्रिज भी चला लिया, तो दिस में कॉज ओवरलोडिंग, इससे क्या होगी बच्चों, ओवरलोडिंग हो गई इन द सर्किट। बोथ कंडीशन प्रोड्यूस द एक्सेस करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इसमें क्या होगा कि जो है एक तरह से एक्सेस बहुत ज़्यादा विद्युत धारा बहने लगेगी सर्किट में, एंड मे कॉज फायर, और उससे आग भी लग सकती है बच्चों। अखबारों में आपने सुना होगा कि भाई एक तरह से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वी शुड ऑल्सो यूज़ द प्रॉपर फ्यूज़, समझे, और हमें प्रॉपर फ्यूज़ रखने चाहिए विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर द पार्टिकुलर एप्लीकेशंस, समझे, यानी किसके लिए यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग फ्यूज़ का डिटर्मिनेशन होता है कि भाई हीटर के लिए यूज़ करना, अभी मैंने बताया, या बल्ब के लिए यूज़ करना, उसी लोड के आधार पर ये फ्यूज़ डिटरमाइंड होते हैं, तो उसी के आधार पर हमें परचेज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो फ्यूज़ है वो हीटर के लिए ख़रीदा, जला रहे हैं बल्ब, तो वो भी गलत होगा, या बल्ब के वाले फ्यूज़ में हम हीटर चलाने, तो वी शुड ऑलवेज़ यूज़ द प्रॉपर फ्यूज़, इसलिए हमेशा प्रॉपर फ्यूज़ ही यूज़ करना चाहिए बच्चों। और कैरिंग IS मार्क, और उस पर IS मार्क भी होना चाहिए फ्यूज़ पर। वी शुड नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और द स्ट्रिप ऑफ मेटल इन द प्लेस ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ की जगह कई बार क्या करते हैं हम जल्दबाजी में डोरी से तार निकाला और उसको फ्यूज़ की जगह यूज़ कर लिया, वो मेल्ट ही नहीं करेगा। फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है बच्चों, और जो जनरल मेटल हैं जैसे कॉपर वगैरह हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। सारे उपकरण फूक जाएंगे लेकिन वो मेल्ट नहीं करेगा, इसलिए कोई सेफ्टी नहीं कर सकता। इसलिए फ्यूज़ है तो फ्यूज़ ही यूज़ करें, कोई मेटेलिक वायर या उस पर कोई मेटेलिक वायर यूज़ ना करें, या स्ट्रिप ऑफ मेटल है धातु की पत्ती यूज़ ना करें। और आजकल जो है दीज डेज हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी चल रहे हैं, जिसको MCBS MCB बोल देते हैं। इनमें क्या होता है बच्चों MCB में कि ये जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा, सेफ लिमिट से जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं, और जो है एक तरह से सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, और हमारे जो उपकरण हैं वो फूकने से बच जाते हैं, आग लगने से बच जाते हैं। और फिर इसको जो है ऑन कर दीजिए तो ये फिर कंप्लीट कर देता है सर्किट को, दोबारा चल जाता है। तो इसमें फ्यूज़ व्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिक ही ब्रेक करता रहता है। तो मैंने लिखा है दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली, इनके स्विच ऑटोमेटिकली होते हैं, आपको कुछ नहीं, टर्न ऑफ व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड, यदि दोनों तार आपस में मिल जाए या ओवरलोडिंग हो जाए तो ये स्विच ऑफ हो जाएंगे। एक्सीड द सेफ लिमिट, सेफ लिमिट से ज़्यादा विद्युत धारा पास होगी तो ये अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएंगे। वी टर्न देम ऑन, उसके बाद उन्हें आप ऑन कर दीजिए टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट पूरा करने के लिए, तो फिर दोबारा वो चल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों ये मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है, समझे। जनरली क्या है, कांच मिट्टी का बना होता है बच्चों, यहाँ पर कॉपर की 2 पत्तियाँ होती हैं, इधर ऐसे भी यहाँ भी 2 कॉपर की पत्तियाँ होती हैं। और बच्चों मैं आपको दिखा दूँ कि ये कॉपर की जो पत्तियाँ हैं इनसे एक फ्यूज़ बांध देते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है। तो ये भी हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं बिल्डिंगों में बच्चों। और ये फ्यूज़ यूज इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं उनमें ये फ्यूज़ लगे होते हैं बच्चों। हैं कोई दुर्घटना होती है, कुछ बात होती है तो ये फ्यूज़ फूक जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो फ्यूज़ जो है हमारे एक तरह सेफ्टी डिवाइस है। और बच्चों ये मैंने बताया था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB,
तो इसमें यहाँ बच्चों क्या होता है कि जनरली ये गिर जाती है नीचे की तरफ, समझे। यदि इस पर ओवरलोडिंग की जाएगी या शॉर्ट सर्किट होगा, और फिर इसको ऑन कर दीजिए तो ये फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकल चालू हो जाती है। तो इसमें आपको एक तरह से ज़्यादा सुरक्षा रहती है। तो आजकल इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है बच्चों। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो 2। थैंक यू बच्चों, वीडियो ज़रूर देखते रहें और ध्यान से पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके मुझसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।